नमस्कार। मैं राजीव त्रिपाठी काव्य कुमुद में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग गजलनामा लेकर के आ रहे हैं, और गजलनामा के अंतर्गत आपके कई सारे सवाल आए। बहुत सवाल। और सबसे बेसिक सवाल था कि गजल लिखे कैसे। तो मलय सर ने बताया कि गजल कभी लिखी नहीं जाती है, कही जाती है। और इसी चीज को हमने काफी कश्मकश के बाद हमने सोचा कि कुछ ना कुछ हमने सवाल निकाले हैं आप सबके, और हमने सोचा कि उसके जवाब दिए जाए। आज आधा घंटा लेट इसलिए हो गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चली। स्टार्टिंग से ही हम लोग 4 बजे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम कनेक्ट हो नहीं पाए। हमारे साथ एक विशेष अतिथि और थे, जो भी जो वो भी कनेक्ट नहीं हो पाए इन्हीं टेक्निकल इश्यूज के चलते हुए। अ, मैं मलय सर की कुछ 4 लाइनें हैं, मैं उन्हीं से स्वागत करता हूँ मलय सर का। कि कोई हर्फ बनकर है समाया लफ्जों में, दर्द बनकर मेरे दिल में रहता है कोई, और प्यार जब किया तो सजा से भागना क्या, मेरे मासूम गुनाहों की सजा देता है कोई, मेरे मासूम गुनाहों की सजा देता है कोई। सर्वप्रथम मैं मलय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकारा। और बेसिकली मेरा उनसे अनुरोध था कि हम लोग साहित्य में शायद कहीं नहीं है, पर अभी हमने स्टार्ट किया। हमने कहा कि छोटा छोटा अपना अंशदान किया जाए। हमने भी साहित्य में अंशदान करने की कोशिश करी, तो सोचा कुछ ना कुछ नया लेकर के आया जाए। तो गजल एक ऐसी चीज है जो लिखते तो अमूमन हर एक कोई है, लेकिन कहा जाए कि परिपूर्ण ज्ञान या परिपूर्ण तरीके से लिखी जाए, तो वो चीज अभी कहीं पे भी नहीं है। बहुत ही कम लोग लिख पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी को ही शुरू किया जाए, यहीं से ही कुछ ना कुछ नया शुरू करते हैं। और हम भी सीखने की कोशिश करते हैं और आपको भी सीखने की कोशिश करवाते हैं। मलय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया, और आपने इसका आयोजक बनने के लिए आप राजी हुए। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। मुझे लगता है कि रास्ते को सबसे अच्छी तरीके से वही मुसाफिर डिफाइन कर सकता है जो उस रास्ते पर चला हो। और सच्चाई है। मैं इस प्रकार के कई मीटिंग्स में काव्य कुमुद के जी। ही मंच पे कई बार मैं दोहरा चुका हूं कि मैं गजल मानक रूप में नहीं लिखता। और बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि गजल आप अच्छा लिखते हैं। मैंने बार बार उनको समझाया कि मैं गजल सही नहीं लिखता हूँ। और फिर जी। कुछ ऐसी बात बनी कि मुझे लगा कि नहीं, अब गजल लिखनी ही चाहिए। और जी। लिखनी कहने का मतलब कि मैं पहले गजल के शक्ल में लिखता था, अब मैं पूर्ण रूप से गजल में लिखता हूँ, बहर में लिखता हूँ। जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहर क्या है, वजन क्या है। वजन और बहर एक ही चीज है। अ, हम जैसे अंग्रेजी ग्रामर सीखते हैं, तो जी। ग्रामर का जो बेसिक्स होता है उसके बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। या हिंदी जी। व्याकरण में अगर हम व्याकरण का सही ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम वाक्य नहीं बना सकेंगे। जी। गजल के लिए जरूरी है कि ये बहर में बंदी होनी चाहिए। अगर बहर जी। में गजल नहीं है, बेबहर है, तो वो गजल नहीं हो सकती है। जी। वो कविता हो सकती है, गीतिका हो सकती है, लेकिन वो गजल नहीं हो सकती है। क्योंकि गजल, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि गजल दरअसल ये बाहर से आई हुई चीज है। अरबी और फारसी लोग जब यहाँ आए हुए थे, तो उस जी। वक्त में हुआ क्या करता था कि गजल नहीं होता था, कशीदा होता था। जी। कशीदा का अर्थ होता है कि राजाओं के तारीफ में, जो खलीफा हुआ करते थे, उनकी तारीफ में कुछ जी। लफ्ज अगर बोल देते थे तो कुछ मिल गया, जागीर मिल गया, या सोना चांदी जी। जेवरात मिल गए, तो वही कशीदे कढ़े जाते थे। तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते थे। लेकिन बाद में जी। यही लोग दरबारी के रूप में आ गए और राजा को या फिर बादशाह को खुश करने के लिए उसको थोड़ा सा लंबा करना शुरू कर दिए। और एक जी। जमाना 17वीं और 18वीं शताब्दी के पहले था कि जो बादशाह लोग हुआ करते थे, खास करके दक्षिण भारत वगैरह के टाइम में, अंग्रेजों के जी। आने के पहले, तो जी। वो बड़े अयाश टाइप के हुआ करते थे। तो जी। उनको खुश करने के लिए महफिल में जाहिर है कि शराब चाहिए, कबाब चाहिए, शबाब चाहिए।
जी तो जी ये तीन चीज को लेकर के लोग बादशाह को खुश करने की कोशिश करने लगे, कशीदे कर। जी और वही धीरे धीरे गजल का रूप लेना शुरू हो गया। इसीलिए गजल जो है सो किसी खूबसूरत स्त्री, किसी खूबसूरत औरत के हुस्न की चर्चा, उसको जितना आप ये करके कर सके, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में कर सके, वो गजल हो जाती थी। जी अब जी ये शुरुआत में हमारे देश में भी जब बादशाह लोग आए हुए थे तो उन्होंने जी फारसी लैंग्वेज यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज शुरू कर दिया था। जी वो फारसी लैंग्वेज, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इसमें हिंदी को हिंदवी कहा जाता था। जी जी और वो, और यहाँ के जो बाशिंदे थे वो फारसी और अरबी से थोड़ा सा अलग हट करके एक और जुबान शुरू हुई, उर्दू। और फिर एक से एक फनकार आते चले गए। और इसमें कहा अगर जाए तो हमारे मीर तकी साहब जो हैं, उन्होंने गजल को जी एक नया रूप दिया। जी और गालिब, भला कौन नहीं जानता, गालिब कहने का मतलब वो शायर है। वो शायद। उन्होंने, हालांकि गालिब के साथ में, जनाब गालिब के साथ में एक बात थी कि उनके कुछ शेर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करते थे और उनको समझना बड़ा मुश्किल था। और गालिब साहब ने ये माना भी कि वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल, क्योंकि सीधा वो फारसी से उठा लिया करते थे, तो दिक्कत हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वक्त गुजरता जी गया, लोग इसको और सरल करते चले गए। बोलचाल की भाषा में गजल लिखनी शुरू हो गई, गजल कहनी शुरू हो गई, गजल सुननी शुरू हो गई। अब कोई भी चीज अगर आपको पसंद है तो वो आपको अपनी ओर खींचेगी। जी अगर आप उसको समझे ही नहीं, सॉरी, तो फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। जी तो बिल्कुल। गजल में बहुत ज्यादा शब्द अगर डिफिकल्ट हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जी हमारे यहाँ जगजीत सिंह से शुरुआत हुई गजल गाने की। उसके बाद गजल को जी हर किसी के लबों तक पहुंचाया पंकज उधास जी ने, अनूप जलोटा जी ने। जी ये सारे लोग इतने ज्यादा हो गए कि हर किसी के जुबान पे, और तकरीबन ऐसा समय हो गया था कि ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी जिसमें एक गजल नहीं होता। जी ये कारण था कि लोग गजल सुनना पसंद करते हैं। अब दूसरी बात है कि इसको बहर में लिखना है। अब जी बहर का क्या मतलब होता है? जैसे हम शब्द को मात्रा में बांधते हैं, हर शब्द का स्वर होता है और मेरा व्यंजन होता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आता है मलय सर। हम्म। हम लोग इससे पहले कि हम लोग ज्यादा डीप में जाएं गजल को लेकर के, आ, गजल और एक काव्य रचना दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हम कहेंगे? एक तो हम लोग जो है नॉर्मल परिभाषा में देखिए, हम जो भी प्रतियोगिताएं कराते हैं उसमें लोग बाग आकर के गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, सॉरी गजल कह रहा हूं मैं, कि कविता लिखते हैं। तो वो कविता और गजल इन दोनों को हम अलग किस तरीके से करेंगे? गजल भी कविता है, हर गजल कविता है, लेकिन कोई भी कविता गजल नहीं हो सकती है। जी गजल काव्य है, लेकिन हर काव्य गजल नहीं हो सकती। अब जी सबके अलग अलग पैमाने होते हैं। गजल में दो तीन चीज बहुत ही जरूरी है, वो नहीं है तो गजल नहीं है। जी जैसे गजल में दो लाइन एक शेर में होता है, दो मिसरे होते हैं, दोहे जी में भी दो लाइन होता है। जी लेकिन गजल में एक काफिया होता है और एक रदीफ होता है। जी रदीफ, पहला लाइन जो होता है उसको बोलते हैं मतला, पहला शेर। ठीक। और आखिरी शेर जो जो होता है उसको बोलते हैं मक्ता। गजल का जो पहला शुरुआत शेर है। उसको बोलते हैं मतला, जी और आखिरी शेर जो है उसको बोलते हैं मक्ता, जिसमें कि शायर अपना नाम वगैरह भी डाल देते हैं।
कई अपना बार नाम भी डाल आपने सकते मेरे मेरे गजल में भी देखा होगा मलय लिखा हुआ है, हैं। वो जी जी आखिरी जी जी शेर में जी। होगा, उसको मक्ता बोलते हैं। अब उसके अगर लाइन को आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आखिरी में जो शब्द है, जो हर लाइन जी में ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है, वो है रदीफ। जी रदीफ बदलता जी नहीं है। जी अगर 5 शेर का एक गजल है तो 10 लाइन हुए, उसमें 5 लाइन जो है, हर दूसरा लाइन जो है, एक शेर का दूसरा लाइन, वो सब में जी एक समान होगा, वो रदीफ कहलाता है। ठीक रदीफ के पहले एक शब्द आता है जो मतला में एक होता है, और बाकी के जो शेर होते हैं उसमें उसका जी। तुकांत होता है। दुकान होता तुकांत, है जी। जैसे हाँ, जैसे आस है तो प्यास है, या बात है, रात है, जात है, ये इस तरीके से, यानी आत की बंदिश हो गई, आत की तुकांत हो गई। जी। कविता में ये तुकांत होता है लेकिन रदीफ नहीं होता है। दीप दोहा नहीं जैसे होता। है, हाँ, जी दोहा में भी मात्रा गिनते हैं। अब जैसे देखिए कि दोहा का एक फिक्स मात्रा होता है कि एक लाइन में उसके 2 भाग होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 13 जी मात्रा होगी, द्वितीय चरण में 11 मात्रा होगी। फिर दूसरी पंक्ति में प्रथम चरण में 13 मात्रा, दूसरी चरण में 11 मात्रा, यानी 24 की मात्रा प्रत्येक लाइन में होती है। जी लेकिन गजल में अलग अलग बहर होते हैं। जैसे जी 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, यानी 4 बार 1 2 1 करके। ये बहर में कुल मिलाकर के 32 प्रामाणिक बहर हैं। वो जी मैं आपको भेज दूंगा, और आप उसको फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, तो हमारे भाई बंधु जी जो भी हैं वो जी उसको देखेंगे। तो उस पे सबसे पहली बात क्या होती है कि बहुत सारी चीज जानने की जरूरत नहीं है। उसमें जी स्टूडेंट जो है सो पागल हो जाता है कि ये पढ़ें वो पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक सीधी सी बात, संगीतकार एक धुन बनाता है, जी उस धुन को वो गीतकार को देता है कि इस पे गाने लिखिए आप। जी ऐसा नहीं है कि गीतकार गीत लिख करके संगीतकार को दे दिया कि धुन बनाइए। जी। सबसे पहले धुन धुन तैयार होता है संगीतकार के सबसे द्वारा। पहले उसके ऊपर बोल तैयार होते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर गीतकार को दिया जाता है गीत लिखने। गीतकार तो बस गीत लिख देता है, उसको क्या पता कि जी इसमें कौन सा धुन करेंगे। जी बहर है वही धुन, जी बहर है वही धुन जिसपे से गीत लिखा जाता है। तो सबसे पहले बहर को पकड़ लीजिए। आप जो बहर देंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बहर है 2 2 2 2 2 2 2। अब 2 का क्या मतलब हुआ? जो जी दीर्घ है, जितने भी आपके स्वर और व्यंजन होते हैं ना, जी जी तो क क ख ग से लेकर के य तक जो है, जी इसकी मात्रा एक होती है सबकी। क की जी एक, ख की एक, ग की एक, सबकी एक मात्रा होती है। जी लेकिन जो स्वर उसमें लगे होते हैं, जी आ कर, ई कर, तो जो बड़ी मात्रा लगी होती है उसकी मात्रा 2 हो जाती है। जी जो छोटी मात्रा लगी रहती है वो एक ही रहती है। जी। अब जैसे कहने का देखिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि कुल 32 प्रकार की लगभग बहर हैं जिनके ऊपर गजल हाँ, बनती है। उससे ज्यादा भी है, लेकिन ये मानक है। ये स्टैंडर्ड जो मानक है है वो 32। हाँ, 32 प्रकार की है। वो मैं आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा उनसे। उसमें तो कहने का सबसे मतलब छोटी हमारे बहर, I'm सॉरी। तो कहने का मतलब हमारे पटल से जो लोग जो भी लेखक जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के 32 मानक बहर हैं जो कि हम जल्द ही अपने पेज के ऊपर अपडेट करेंगे। और आप उनके ऊपर आप गजल लिख सकते हैं जिस प्रकार से हाँ, मलय सर ने बताया कि गीतकार को पहले धुन दी जाती है, तब उसके लिरिक्स लिखे जाते हैं। सेम उसी प्रकार से गजल हाँ। भी है, पहले आपको आपको बहर बहर चुननी है। बहर आप ले लीजिए और उस पे से शब्द बैठाइए, और कैसे मात्रा कैसे काउंट होता है, किसी ने प्रश्न मात्रा पूछा कैसे था। काउंट होती तो है। जी हाँ, जैसे मैंने जैसे कहा ना कि जो बड़ी
दीर्घ की मात्रा होती है वो दो की गिनती होती है। जी जैसे काका, जी बड़ी मात्रा है दोनों में। की जी बड़ी मात्रा है दोनों जी में। जी लेकिन अगर हम करते हैं किन, तो क जी में छोटी मात्रा नौ लगता है, तो उसकी गिनती एक होगी। जी बात, ब में आकार है, बड़ी दीर्घ हो गया, तो वो हो गया दो, और त एक है तो एक हो जाएगा, तो बात की मात्रा हुई दो एक। जी केवल व्यंजन अगर है तो उसकी मात्रा हमेशा एक होगी, क से लेकर के ज्ञ तक। जी छोटी मात्रा अगर है तो एक होगी, लेकिन अगर वो संयुक्ताक्षर हो जाती है तो फिर दो हो जाएगी। जैसे जी जिंदगी, जी जिंदगी। अब इसको जी ब्रेक कीजिए, जी तो जिन उच्चारण के हिसाब से होता है। गजल इसलिए कहते हैं, गजल जी लिखते नहीं, गजल कहते हैं। कहते हम हैं। उच्चारण कैसे कहते हैं? जी जिंदगी। तो जिन जो है वो हमारा हो गया दो, जिन एक साथ मिल गया, जी संयुक्ताक्षर हो गया, तो दो हो गया। जी द द व्यंजन है, एक है, एक हो तो गया। एक हो गया। गौ पे बड़ी दीर्घ की मात्रा है तो दो हो गया। तो दो हो गया। एक दो हो गया जिंदगी। यानी एक शब्द जो है इसकी मात्रा हो गई दो एक दो। इसको जोड़ करके नहीं करते हैं। जैसे जी दोहा में हम लोग जोड़ के 24 का पूरा करते हैं ना, 13 11 24, 13 11 24। बहर को जी जोड़ते नहीं है, बहर को ऐसे लिखते हैं, दो एक एक दो, दो दो एक दो, एक एक दो दो। अब इसी पे शब्द बिठाना है। जी जैसे कभी मुड़ के देखो, मान लीजिए कि ये चीज है। कभी, क इंडिपेंडेंट है तो एक, जी भी यानी भौ पे दीर्घ है तो दो, एक दो दो। हो गया। जी मुड़ जो छोटी की मात्रा होती है उसमें कुछ नहीं लगता, वो एक का एक ही रहेगा, तो मौ में छोटी जो लगेगा तो वो एक ही रह गया। जी र वो भी एक रहा। एक तो हो गया। एक और एक जब एक और एक जब दोनों एक साथ रहेगा तो वो दो की मात्रा हो जाएगी। अच्छा। जैसे कुछ, जी क में छोटी है और छ जी एक है, तो कुछ एक है। उसकी मात्रा दो हो जाएगी। एक और एक मिलके वहां दो हो जाएगी। जैसा आपने कु, कु, जैसा आपने इससे कु पहले का, भी बताया हाँ जैसा आपने इससे पहले भी बताया कि जिसका उच्चारण एक साथ होता है वो एक में ही काउंट होगा। जैसे कुछ हो गया, नहीं, हमने कुछ है कुछ ना, तो बोला। एक उसमें कुछ में देखिए कि जी कु का भी उच्चारण होता है, छ का भी उच्चारण होता है। क में छोटी मात्रा लगी हुई है नीचे, तो एक हो जी गया। जी छ एक मात्रा हो गया। एक एक हो गया। एक मात्रा जब एक साथ अगर होता है तो वो दो कहलाता है। दो कहलाता है। तो लेखक हाँ, जितने भी लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो ये वीडियो बाद में देखें उनके लिए बहुत ही मैं जरूरी जानकारी है। इसको मैं प्लीज नोट आपको करें। एक बहर के साथ साथ मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा कि जी मात्रा कैसे काउंट किया जाता है और कैसे चलते हैं। जैसे दिल, जी दिल दो जी में छोटी मात्रा लगती है तो एक हो एक हो गया। गया। जी और एक हो गया ल, दोनों मिला जी के दो दो हो हो गए। जाएगा। तो दिल की जी मात्रा हमारा दो हो जाएगा। लेकिन जी वही अगर है कभी, तो कभी, तो क का ये एक दोनों हो अलग गया। अलग हो गए अब फिर। भी, और भ भी का पे दो। बड़ी मात्रा है, तो बड़ी का मात्रा है तो दो हो जाएगा, तो एक दो हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब कहने का अगर मतलब। ऐसा लाइन अगर ऐसा है, कभी जी मिलो तो कभी एक दो, कब दो। मिलो मौ में छोटी है तो एक, लेकिन लो एक बड़ी है तो दो, दो दो दो, लो, दो तो एक दो, और तो फिर बड़ी मात्रा हो गई उसमें, तो दो, एक दो एक दो दो। दो। तो ऐसे कर शीतल प्रधान ऐसे देश। करके जोड़ेंगे हम। जी
शीतल प्रधान देशपांडे जी कह रही हैं कि दिस इज बिट कंफ्यूजिंग। ये जो लाइन अभी जो बताई है मलय सर ने, इससे शायद आपको बहुत क्लियर हो सकेगा। अगर आप इसको, अगर आपने अभी ध्यान से ना सुना हो तो एक बार आप इसको रिपीट करके जरूर सुनिएगा दोबारा। आपको यहाँ से ये लाइनें जरूर क्लियर होंगी कि मात्राएं किस तरीके से लिखती हैं। अंबिका मलिक जी भी सेम चीज पूछ रही हैं कि मात्रा की गिनती तो हो जाती है पर बहर समझ नहीं आती, लिखने के बाद मात्रा बैठती नहीं है। तो अंबिका जी यही है कि नहीं, नहीं, इसमें तो प्रैक्टिस ये बनेगी। मात्रा ही बहर है। जी उसके उर्दू लफ्जों पे मत जाइए कि उसके उर्दू लफ्ज उसके अलग अलग नाम है, उस पे मत जाइए। आप पहले एक बहर उठाइए। जैसे मान लीजिए बहर है 1 2 2 1 2 2 जी 1 2 2 1 2 2, ठीक। ये जी बहर आपको मिल जाएगा, यानी 4 बार 1 2 2 है। तो अब आपको यहां से शुरू करना है कि पहला हमारा जो अक्षर होगा वो 1 से शुरू होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। अब अगर हम उसको जोड़े कभी तो, अब आप सोचिए, कभी 1 2 तो 1 2 2 हो गया, पहला वाला जी तो हो गया। अब दूसरा वाला 1 2 2 देखते हैं। जी मिलो भी, मी हर्षईकार है तो 1 हो गया, जी लो 2 हो गया, भी फिर बड़ी मात्रा है तो पूरा अभी तक हो क्या हो गया, कभी तो जी मिलो भी, यानी 1 2 2 1 2 2 यहां तक हो गया। अब 2 जी ठो और है हमारे पास, 1 2 2 1 2 2। जी बताऊं 1 2 2, बताऊं, ब 1 हो गया, ता भाई एक 2 हो दो गया, 2 हो गया, और दो बड़ी की मात्रा है 2 हो गया, तो 1 2 2 दो एक और हो एक दो गया। दो। अब हाँ, अब शुरू से जोड़ते हैं। कभी मिलो, कभी तो मिलो तो बताऊं। अब 1 2 2 और बचा हुआ है। जी उस 1 2 2 में 1 और 2 अगर हम उसमें कह देते हैं कहें या बने या रहे, तो र क ये एक अक्षर हो जाएगा, और जी एक आध जहां लगा हुआ है वो 2 का अक्षर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जब रहता है तो उसको देख करके सोच करके लिखना पड़ता है। यानी आपको जो बहर मिला तो वो धुन मिला, उस धुन पे आपको शब्द अब बिठाने होंगे। और मात्रा का अगर आपको ज्ञान है कि ये मात्रा, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, तो बड़ी आसानी जी से किसी भी बहर पे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, गजल। और जैसे ही एक शेर बना, फिर अगला बनेगा, फिर जी अगला बनेगा, सारे शेर में वही बहर चलेगी, वही मात्रा चलेगी। मलय सर माफी चाहूंगा, कृपा शंकर जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं क्या जोड़ूं उनको? आप बिल्कुल 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 जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए। आ गए हम, मैं इनको ऐड करता नहीं हूँ नहीं, कृपा बिल्कुल, शंकर जी को। हाँ हाँ, बिल्कुल। दादा प्रणाम। भाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम दादा आपका दादा प्रणाम आपका प्रणाम। स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि अनुरोध को स्वीकारा और आपने समय अरे निकाला। नहीं, मैं कोशिश कर रहा था तो मैं घुस ही नहीं पा रहा था। अभी आपने जो जी लिंक भेजा तब जाके मैं उसमें इंटर कर पाया। हाँ हाँ जी। तो मैं सुन, मलय सर, हाँ जी, तो अभी हम लोग गजल पे ही चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हाँ से गजल और काव्य रचना दोनों अलग अलग हैं और किस जी प्रकार से हमें गजल लिखनी चाहिए, मात्रा भार जी और वजन क्या है। तो मलय सर से अभी उसी के बारे में डिस्कशन चल रही थी। मैंने मलय सर को बीच में रोका, चूंकि आप एंटर कर चुके थे। तो मैं मलय सर से मैं हाँ वापस कंटिन्यू करना चाहूंगा। मलय सर प्लीज। हाँ, तो ये बहर जो है वो संगीतकार का धुन है। जी जैसे संगीतकार ने गीतकार को दिया कि इस धुन पे आप गाना तैयार कीजिए, तो बहर आपको मिल गया। आपको बहर पे अब गजल लिखनी है। जी बहर पर गजल लिखने के लिए जरूरी है कि आपको मात्रा का ज्ञान हो। एक किसके साथ लगता है,
दीर्घ होता है तो 2 लगता है, लघु होता है तो 1 लगता है। ये मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैं पूरा का पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा कि स्वर की मात्रा कितनी होती है, व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, संयुक्ताक्षर की मात्रा कितनी होती है। अब जैसे देखिए कि जैसे मैंने कहा कि गजल पढ़ने की चीज होती है, लिखने की चीज नहीं होती है। अब मेरा नाम है मलय। अब अगर हम लिखेंगे तो लिखते हैं मौ प्लस लौ प्लस यौ, हिंदी में मलय। लेकिन इसको आप बोल करके देखें तो म ल या नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मलय, यानी म अलग है, लय अलग है। एक दो, तो एक हो गया म और लय हो गया, वो 2 हो गया, तो 1 2। जैसे गगन, गगन ग अलग है, गन अलग है। कमल, तो ये सारे अक्षर जैसे आप बोलते हैं उसके हिसाब से उसका वजन पड़ता है, उसके हिसाब से आप लिखते हैं। जैसे देखिए राजीव जी, तो रा जी अव, रा बड़ी की मात्रा हो गई 2। अरे वाह राजीव जी, आप तो एकदम तुरंत समझ गए। जी में बड़ी है तो 2 और वो 1। राजीव का मतलब 2 2 1 हो गया। जैसे सुमन, अब आप सबके सानिध्य में हो तो इतना तो ज्ञान आएगा ही। हाँ जैसे सुमन का उच्चारण जब करेंगे तो सु छोटी है, यानी लघु की मात्रा है तो 1 हो जाएगा, और मन एक साथ आता है तो 2 हो जाएगा, सुमन, 2 हो जाएगा, सुमन। तो इस तरीके से जैसे आप उच्चारण करते हैं, अगर उसकी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत आसान है। हालांकि देखिए कोई भी चीज है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो माँ से पूछता है कि वो क्या है, माँ बोलती है कौवा। थोड़ी देर बाद फिर पूछता है वो क्या है, कौवा। फिर पूछता है वो क्या है, कौवा। वो क्या है, कौवा। अब ये आदत कौवा की इतनी लग जाती है कि बाद में जब उसके हस्बैंड कहते हैं अरे वो कहाँ है, तो वो कह देती है कौवा। वह क्या बोली। ये एक लगन होता है। जब आप बहर पे लिखना शुरू करेंगे, जब आप बहर पे लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो पॉलिश होता रहेगा। मुझे नौशाद भाई की याद आ रही है आज, और नौशाद भाई के साथ तो 4 साल से मेरा मेल था, और मैं सबको बता चुका हूं कि बिना शर्म बिना लिहाज किए हुए कि मुझे गजल लिखनी नहीं आती थी। मैं गजल के शक्ल में कविताएं लिखता था, रदीफ होता था, काफिया होता था, बहर नहीं होता था। बहर नहीं होती थी। मैंने बहर नहीं, बेबहर में लिखता था। और 1 2 नहीं, कम से कम 1500 बेबहर मेरी गजलें हैं जी। नौशाद भाई को मैंने कहा तो बोला कि भाई आप काफिया और गजल तो पकड़ लिए ना, ये बहुत बड़ी चीज है। शुरुआत आप कर रहे हैं गजल लिखने की, तो सबसे जरूरी चीज गजल की होती है कि आप रदीफ को पकड़े, काफिया को पकड़े। बहर में आते आते वक्त लगेगा आपको। अगर पहले दिन से शुरू करेंगे तो बहर अगर पकड़ में आएगा तो रदीफ और काफिया छूट जाएगी आपकी। तो इसलिए है कि अभी जो लिखने वाले हैं वो सीधा सीधा एक साथ गालिब बनने की कोशिश ना करें। मेरी ये है, क्योंकि मैं खुद इतने साल से कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा हुआ है कि मैं अगर बैठता हूं तो लगभग 15 से 20 मिनट मुझे लगता है एक गजल कंपोज करने पे, और बेबहर गजल 5 मिनट के अंदर में मैं तैयार कर लेता था। ये आप लोग परिचित होंगे काफी पहले से, जो जानते हैं मुझे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता था बेबहर गजल, जिसमें काफिया होता था, रदीफ होता था। अब लेकिन एक बार बहर में लिखने की आदत पड़ जाए तो बेबहर अब लिखने में शर्म आती है, लगता है क्या मजाक कर रहे हैं यार, ये हम गजल लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि कविता लिख डालो यार। एक बार इंसान आदत पड़ जाएगी, एक बार आदत पड़ जाएगी तो वो आपके अवचेतन में बैठ जाएगा। आप सोचेंगे बहर में, आप सोचेंगे बहर में और लिखते चले जाएंगे। अभी सबसे जरूरी है कि आप सच बात ये है ना, अरे सर सच बात ये है कि अगर आपने सीधा चलना सीख लिया तो फिर लंगड़ा के आप नहीं चलना चाहेंगे, और ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। आपने बहुत सारी बातें समझाई और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं
कमेंट बॉक्स के हाँ अंदर, बिल्कुल। और लगभग सारे सेम क्वेश्चन ही हैं, वही वजन और बहर को लेकर के ही क्वेश्चन है। तो जैसा मले सर ने भी समझाया कि एक बार आपको बहर में लिखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि गजल बहर का नाम है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं। अगर आप बहर से बाहर हैं तो वो गजल नहीं है। कृपा शंकर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा आग्रह स्वीकारा इतने शॉर्ट नोटिस में। कल शाम को हरी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने आपका नंबर दिया और मेरी आपसे बात हुई और आप आ गए। मतलब मैं तो ओवरवेलम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा मेरा प्रश्न आपसे भी रहेगा कि आप बेसिक, दादा बेसिक गजल जो है वो किस प्रकार से लिखनी शुरू की जाए? क्योंकि देखिए पटल पे जितने भी हैं ना अभी सारे नवलेखक हैं, नवलेखक है बहुत इनमें। कुछ लोग गजल लिख रहे हैं लेकिन अभी वो भी बहर से बाहर ही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये एक चीज चाहिए कि बेसिक गजल जो है वो किस प्रकार लिखनी शुरू की जाए, और क्या गजल में उर्दू शब्द होने अनिवार्य हैं? बता रहा हूँ। देखो जी भैया, अभी अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, लेकिन मैं जी इसमें से ये बताना चाहूंगा कि गजल के लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उर्दू के शब्द जरूरी हो। जी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, गजल हिंदी में लिखी जाएगी, गजल उर्दू में लिखी जाएगी, गजल अंग्रेजी में लिखी जाएगी, गजल संस्कृत में लिखी जाएगी, कोई दिक्कत जी नहीं है। जी अब मैं उन नवांकुरों से निवेदन करना चाहता हूँ जो गजल जी लिखना सीखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए पहले ये बताएं कि उनको गजल अच्छी कैसे लगी। जी गजल अच्छी कैसे लगी और उन्होंने कैसे जाना कि ये गजल है, जी यानी उन्होंने कुछ पढ़ा है। तो जब जी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम किस शायर से अधिक प्रभावित हैं, उसके लिखी पंक्तियां अपने ओठों पर बार बार गुनगुनाते हैं, अच्छा लगता जी है। फिर कभी कभी ये स्थिति आती है कि उसने ये कहा, किसी शायर ने ये कहा, और उस जी समय पढ़ने वाले और सुनने वाले के मन में आता है, अगर इसने ये कहा है तो ये क्यों नहीं कहा। जी और जब उसकी सोचने की वाली बात को कोई शायर नहीं कहता है, तो कहता है कि यहाँ पर जरूरी बात जो थी वो इसने नहीं कही है, लो मैं कहता हूँ। जी तब उसके अंदर ये भाव, मन में इच्छा पैदा होती कि हम भी ऐसा लिखें। तो जी बिल्कुल। उसके लिए हर नवांकुर को चाहिए कि उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो एकदम से वो पाठ लेसन की तरीके से एक एक बहर को रटे। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जी 32 बहरें हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने 32 बहरों की। और हर एक शायर मुश्किल से 10-15 बहरों में ही काम करता है। जी कुछ शायर ऐसे हैं जैसे जमीर दरवेश और दरवेश भारती, इन लोगों ने जी 32 बहरों में काम किया। उनका काम था ये कि हर बहर का एक मानक तैयार करना। उन्होंने जी बजाय और कुछ लिखने के व्याकरण पर ही लिख डाला। अच्छी बात है। जी हिंदी जी में भी आचार्य रामदेवलाल विभोर जी ने ये भी लिखा कि इस, और उस पर धीरे धीरे बोला कोई नहीं लिखता है, तो उन्होंने खुद ही एक छंद विधान लिख डाला। और जब उर्दू वालों ने कहा कि भाई इसमें गजल नहीं समझ में आ रही, तो एक दूसरी किताब लिखी उन्होंने, गजल ज्ञान। अच्छा। हाँ, इस तरीके से है। तो पहले उस आदमी से पूछो भाई तुम प्रभावित किससे हो। तो दोहे लिखने वाले जो थे वो कबीरदास से प्रभावित थे, रहीम से प्रभावित थे, बिहारी से प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित किससे हुआ है? अगर वो खुमार से प्रभावित है, नूर से प्रभावित है, मीर से प्रभावित है, मोमिन से प्रभावित है, उसकी अच्छी लगती बातें, तो उसको जी चाहिए कि बेधड़क, बिना कुछ सोचे समझे एक मिसरा मुंह से जुमला निकाल दे। जी जो भी जुमला वो मुंह से निकालेगा उससे जी अच्छा लगेगा, तो वो 2-4 बार गुनगुनाए, तो उसने जो जी पहले सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, उसी से मिलता जुलता मिसरा वो गुनगुनाएगा। जी अब प्रायः मुंह से हर निकले हुए जुमले की मात्रा 16 होती है।
उसे चाहिए कि जो हमने जुमला बोला है, पहला वाक्य बोला है, उसमें लघु गुरु के निशान लगा ले। जी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जो दूसरा उसने बोला है, यानी पहली पंक्ति जो उसके मन में आई है वो बोली है, तो उसमें लघु गुरु के निशान लगा ले। जी और जो भी कहना चाहता है वो हर बार कहे, चाहे वो 5 शेर कहे, 6 शेर कहे, 10 शेर कहे। गजल के बारे में लोगों में लिखा है कम से कम 5 शेर और ज्यादा से ज्यादा 11 शेर, लेकिन जी कुछ लोगों ने 12-12 शेर और 18-18 शेर तक कह डाले। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 3636 शेरों की एक गजल लिखी। जी तो ये है अपने अपने समय की सीमाएं वो लोग मानक निर्धारित कर रहे हैं। तो उसे जी चाहिए कि हम पहले मिसरे में लघु गुरु के चिन्ह लगा लें, निशान लगा लें। और ये भाई साहब ने बताया तो बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि ये गजल लिखी नहीं जाती है, कही जाती है। तो जी जब उनके वो मानक, उनकी वो मात्राएं गिनने लगे, तो वो देखे कि हम किसी शब्द पर जोर देकर बोल रहे हैं या जी हम किसी शब्द के उच्चारण में हम उसको हल्का करके बोल रहे हैं। जी मुड़ के देखा मुझे, तो अगर मुड़ के देखा है तो वो के की बड़ी मात्रा लिखने में तो लगाई जाएगी, लेकिन पढ़ने में उसका वजन एक ही रह जाएगा। जी हाँ, थोड़ा बढ़ के आओ इधर, तो जी थोड़ा बढ़ के आओ, तो थोड़ा बोलने में अब ये थोड़ा लिखा तो जाएगा, लेकिन रा में बड़ी आकी मात्रा लगी होगी, लेकिन उसका वजन एक ही होगा। तो जैसा अच्छा कहोगे वैसा नापो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा वो बोलेगा, कहेगा, वैसे वो अपनी मात्राओं के निशान लगा ले और जी आखिर तक जितना कुछ लिखना हो वो लिख जाए। और लिख जाने के बाद लेकिन निशान लघु गुरु के जगह बदलने नहीं चाहिए। फिर ये जी बहर कौन सी है मैं लड़ दूंगा, वो बात जी बता दूंगा, बेटा तुम्हारी बहर ये है। लेकिन जी वो जो पहला मिसरा उसके मुंह से निकले, उसमें लघु गुरु के निशान जो लगे हों, वो हर लाइन के, हर मिसरे के वो वही निशान बदलने नहीं चाहिए। जी शुरुआती दौर में हम लोग जो है सीखे थे जब, तो हम लोगों को ये कहा भाई तुमने कोई गीत सुना है? तो हमने कहा हाँ जी भाई सुना है। तो बोले कि अच्छा बताओ कौन सा सुना है? तो बोले कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आया है। ये बहुत ही मशहूर गाना था और इत्तेफाक से ये पिक्चर का गाना था। और पिक्चर जी वाले उस समय में जो गाने बनाते थे वो ऐसे लिखते थे ताकि जो हर एक की समझ में आ जाए, रिक्शा वाला भी जी समझ ले और पढ़ा लिखा डिग्री कॉलेज का लेक्चरर भी समझ ले। जी उसमें से अब वो निशान लगा ले उसमें कि भाई ये क्या है, बहारो फू ल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ये उसने इसको वो बना लिया। अब क्या है, अगर वो ज्यादा सब सीख जाएगा कि ये 1 2 2 2 1 2 2 2 इस तरह से उसकी मात्राएं आएंगी। अगर वो ये लयखंड सीख जाता है बहर के, जिनको रुक्न कहते हैं, तो धुन के जी लयखंड सीख जाता है, तो उस लय को चाहे वो एक बार आवृत्ति दे तो मुरब्बा बन जाएगा, 2 बार आवृत्ति दे, 3 बार आवृत्ति दे, 4 बार आवृत्ति दे, 5 बार दे, वो जितना जैसे उसका, जैसे उस जिससे प्रभावित रहा होगा, उसकी जो जी बहर छोटी बहर में होगी, बड़ी बहर में होगी, बहर तबील होगी, तो हिम्मत बंधाइए वो सबकी कि लिखो, जी कलम को रोको नहीं, जो लिख रहा है लिखो। लेकिन जिस हम पटरी पर खड़े हो जाएं, बस उसके जी समानांतर ही और चीजें आए। ये तो इन्होंने बता ही दिया है भाई साहब ने जी कि जो रदीफ होती है वो हर मिसरे में आती है और काफिया रदीफ के पहले आता है। जी वो हर दूसरे मिसरे में उसी आश्रय पर आपका शब्द चयन करना पड़ेगा। और पहले जी मतले में दोनों जी में काफिया और दोनों में रदीफ बराबर होती है। जी तो वो ये तय कर ले कि हमें कौन सा मिसरा लिखा है, वो उसी में वो चलता जाए।
अगर अब उसके जी पास सवाल ये पैदा होगा कि हमने वो सीख लिया उसने कि अब दो जी एक दो दो एक दो ये हमारी बहर फाइलून 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 है, या हिंदी वाले जी सीखते हैं यमाता राजभान सलगा से राजभा राजभा राजभा। हम लोग बच्चों को सिखाते, जैसे हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था कि भाई नॉलेज, तो नॉलेज की स्पेलिंग के से शुरू होती है, तो कहते थे जी कनाऊ लदगे, बोले कनाऊ जी लदगे, हाँ इसको ऐसे लिखो के और नाउ कनाऊ लदगे। अब बोले साइकोलॉजी, अब ये चलती थी पी से, तो कहते थे पिसाई चलो जी, आटा पिसाने जा रहे हैं तो ये पिसाई चलो जी, आपका साइकोलॉजी की मीनिंग निकल आई। तो वैसे ही अगर वो सीख जाएगा कि तो जो राजभा नहीं आता, मफाइल नहीं आता, उसको पुजारी जी पुजारी जी, जी जी रायता रायता रायता, राम जी राम जी राम जी, वो पकड़ ले अपने को। जी तो बस लिखने के लिए उसके अंदर मसाला होना चाहिए और उसका आधार अगर नहीं है तो मैं उससे उस बच्चे को छोटी छोटी बहरें किसी शायर की दे दो, जैसे पहले तरह दे दी जाती है कि इस तरह पर लिखो, तो तरह का मतलब ये जी होता है कि ऐसे तरह लिखो, इस तरह लिखो। अब कोशिश करता, जब वो जी समझेगा कि यहाँ पर 5 मात्रा का शब्द मुझे चाहिए, मुझे नहीं आता, मुझे ये इस मात्रा का शब्द नहीं आया, तो उसे एक वोकैबुलरी दी जाएगी कि जिसमें 5 जी मात्राओं के शब्द, 7 मात्राओं के। कभी कभी वो होता है कि उस तख्ती करना, मात्रा की गणना करने में उसमें दिक्कत होती है, तब उसे जी समझाना पड़ेगा कि बेटा दोस्त लिखेंगे तो 3 मात्राएं आएंगी, दोस्ती लिखेंगे तो 5 हो जाएंगी। जी हाँ, तो हिम्मत सबकी बधाइए कि कोई डरे नहीं और लिखे। जी आजकल एक मुहिम चल रही है कि गजल को कमजोर करने के लिए लोग गीतिका का वो ले रहे हैं, भैया ऐसा है तुम लिखो, हम उसे मान्यता दे देंगे, ये गीतिका हो जाएगी। तो हम जी कहते हैं बेटा हिम्मत करो, गजल को गजल ही रहने दो, तुम लिखो, और लिखने के जी बाद किसी से इस्लाह ले लो, वो उस्ताद तुम्हारे उसको दुरुस्त कर देंगे। जी लेकिन बहुत अच्छी अगर कहीं, जानकारी दी दादा आपने, बहुत हाँ अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। जी हाँ बोलें। अच्छा अच्छा, जी जी बोलें आप हाँ कंटिन्यू करें। बस एक चीज और है, उससे ये बता दो कि वो लठ लेकर न बैठ जाए हर जी नवांकुर को, छंद मरता है तो मर जाने दो, भाव नहीं मरना चाहिए। जी एग्जैक्टली भाव नहीं मरना चाहिए। गजल में भाव जो है, मेरे हिसाब से हाँ गजल के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो भाव है, वो निकल के आनी बस, चाहिए। हाँ वो निकल के आनी चाहिए, और अगर उसका कोई और भाव नहीं है तो फिर हाँ गजल ही नहीं है। हाँ, या तो गजल गजल है या फिर गजल नहीं है, नहीं है। जी इसके आपने बीच में बहुत ही कुछ भी सरल नहीं। भाषा में समझाया दादा, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कई लोग वापस से वही रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि रदीफ और काफिया क्या है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि अगर आपने ये सेशन अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो कृपया इसको दोबारा सुनिएगा जब ये लाइव समाप्त हो जाए। आपको शुरुआत में ही डॉक्टर मलय सर ने सारी बातें बताई हैं, मात्रा भार के बारे में, रदीफ के बारे में, काफिया के बारे में, मुक्ता क्या होता है, मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है। उन्होंने सारा ज्ञान दिया, सब कुछ बताया है। आप इस वीडियो को जरूर रिपीट करके सुनिएगा। एक बहुत छोटा सा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मलय सर, मैं चाहूंगा हाँ कि इसका जी। जवाब आप दें। इसमें शेरा गोविंद मीना जी पूछते हैं कि सर संयुक्त अक्षर जैसे भक्ति जिसमें आधा का है, जहां पे आधा का आ गया या अंक की मात्रा आ गई, इसकी गिनती किस प्रकार होगी? आपको इसका उच्चारण के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जैसे जी लिखा हुआ है अश्क, जी अश्क, तो ये 2 एक में आ जाएगा। जी जैसे इश्क, तो ये जी आधा स्वर जो है वो ई के साथ में जोड़ करके वो 2 हो जाएगा, क 1 हो जाएगा। क्यों सर, सही है ना? जी बिल्कुल सही है। हाँ, तो संयुक्ताक्षर में हम उच्चारण जब करते हैं तो देखते हैं कि जो बोलने के टाइम में किसके साथ में संयुक्ताक्षर वो हो रहा है और कौन सा शब्द जी अलग से बचा हुआ है। जी लेकिन उसमें अगर दूसरा अक्षर जो अकेला बचा हुआ है
उसमें दीर्घ की मात्रा लगी हुई है तो वो भी दो होगा। जैसे सर ने कहा ना कि दोस्त अगर जी है तो वो तीन है दोस्त, तो दोस्त ये दो हो गया, त एक हो गया। लेकिन दोस्ती अगर कर देते हैं तो त के ऊपर में बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो वो 5 बन जाएगा। जी तो जी उसी प्रकार संयुक्ताक्षर में देखना पड़ेगा। कुछ संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो एक में भी काउंट होते हैं, दो में भी काउंट होते हैं। वो निर्भर करता है कि आप उसका उच्चारण किस प्रकार कर रहे हैं। जी। तो कहने का मतलब कि उच्चारण के अनुरूप ही उसकी अब उसका मात्रा भार गिना जाएगा। हाँ अमूमन जी, अमूमन अगर देखा जाए तो वो एक ही काउंटिंग में आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोशिश अब देखिए, हाँ जितने हैं हमारे सारे पढ़े लिखे हैं और जानते हैं, लिख रहे हैं, तो कोशिश करें जी कि हर शब्द को जी वो तोड़ करके देखें कि इसमें क्या मात्रा है। जैसे आपने कहा अमूमन, जी अमूमन, अ हो गया जी एक, मुंह जी बड़ी उसमें लगा हुआ है तो हो गया दो। अब मन एक साथ है वो हो गया दो, यानी एक दो दो, अमूमन। अब देखिए ये जी एक शब्द आपने कहा, उसी प्रकार हम जिस भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसको सबसे अच्छा तरीका जैसे बच्चे को करते थे कि जोड़ना सिखाते थे कि 5 जी जोड़ 7 कितना हुआ। तो शुरुआत क्या करते जी थे कि 5 लकीर खींचो, 7 लकीर खींचो और 1 2 3 जी 4 5 इस तरीके से घटाव करने जी के लिए कहते थे। तो इसमें 7 है, इसमें 3 है, बोलो कितना हुआ। तो ये 3 इसका काट दो, 7 में से कितना बचा, 4, ये 4 है। आपको सिचुएशन के हिसाब से सीखना है और कोई हवा नहीं बनाना है कि गजल है मतलब कि बड़े गुलाम अली खान और ये गुलाम अली और बड़े बड़े नाम हो गए, वो नहीं है। आप मेरी कोई भी गजल उठा करके देखें, हार्डली एक या दो उर्दू के उसमें आपको शब्द मिलेंगे, वो भी जी। वो उर्दू के शब्द मिलेंगे जो हमारी बोलचाल की भाषा में आम है। दादा मेरा जैसे मानना क्या है, कुर्बत। मेरा मेरा मानना क्या है कि लिखिए वो जो आम जन की समझ में आए, जो आपको समझ में हाँ, आए, जो भाव आपको समझ में आए, लिखना उससे शुरू कीजिए। ना कि ये अब कि बड़े के चक्कर ये में बड़े है, बड़े शब्द ले आइए और आप नहीं मतलब नहीं ना नहीं समझे नहीं, उसके और आप उसको बिठा आप ना पाए खुद ही बहर के सोचिए अंदर। ना, हम दिन भर में कम से कम तो 40% उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। उससे भी ज्यादा। उससे भी अब ज्यादा। चर्चा चर्चा होगी तो बोलेगा यार ये मोहब्बत भी बड़े काम की चीज है। मोहब्बत उर्दू का शब्द, उर्दू का शब्द है। इश्क जी ने गालिब निकम्मा कर दिया, गाली साहब को हटा दीजिए, इश्क उर्दू का है, निकम्मा उर्दू का है। जी हम जी किसी बिल्कुल। काम के नहीं रहे, हम बेकाम के हो गए, बेफालतू हो गए, ये सारे शब्द जो है सो उर्दू से लिए गए। आप जी उसको यूज कीजिए ना यार। जी बिल्कुल। क्या करे, इश्क ने न जीने दिया न मरने दिया, ये जीने दिया मरने दिया ये भी उर्दू में है, इश्क वो भी उर्दू में है। उर्दू में है। अब तो कहाँ लोग बोलता कि प्रेम में जीवन नहीं मिला, प्रेम में जीवन त्याग दिया, ऐसे कहाँ लोग बोलते हैं। नहीं बोलते, नहीं बोलते। सच्चाई है। तो ये सच्चाई है। जो कहते हैं कि उर्दू जानना या उर्दू के शब्द कहाँ से सीखना, आप जो रोजमर्रा की भाषा बोलते हैं उसमें उर्दू के बहुत लफ्ज हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन लोग को मैं यही कहूंगा कि काव्य कुमुद मंच और एक दो मंच हैं, हर दिन आपको एक एक शब्द देते हैं जिसमें 4 लाइन आपको लिखनी होती है। भरमार है जी उर्दू के शब्दों की वहां। आप लिखते जी हैं, बिल्कुल। आप जीतते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप डिक्शनरी बना लीजिए उनका, आपके पास में भीड़ हो जाएगी उर्दू के शब्दों की। पक्का यही पक्का। कारण है मलय सर, यही कारण है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि एक सप्ताह हम लोग हिंदी के शब्द दें और एक सप्ताह हम लोग उर्दू के शब्द दें। तो हमारी नहीं, कोशिश यही रहती है। और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो लोग जिन लोगों ने भी ये प्रश्न उठाया था कि क्या उर्दू के शब्द लिखने चाहिए, तो आप रोज जनभाषा में आप इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं कि शायद आपको स्वयं नहीं पता होगा इन बातों का। और वाकई में वो उर्दू के शब्द हैं, तो आप उन्हीं को प्रयोग कीजिए और लिखिए गजल को। आज के हमारे दोनों अतिथि जो थे और
कोई दिक्कत जी होता है तो मेरे वॉल पे मेरी गजलें हैं, उसका बहर भी लिखा हुआ है, आप उनको देखें। जी उर्दू के बहुत ही कम शब्द उसमें आपको मिलेंगे, और जो जी बोलचाल की भाषा है उसमें आप काउंट भी कर सकते हैं कि अगर 1 2 2 है तो जी मलय सर ने 1 2 2 कैसे फिट किया है। तो जी। उसको भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे हुआ। तो अच्छा, और बाकी मेरा जैसा मैंने कहा है कि मैं आपको वो मात्रा भार कैसे गिनती होता है वो मैं अब जी राजीव जी को भेज दूंगा, वो पोस्ट कर देंगे। और 32 बहर की लिस्ट वो मैं आपको भेज दूंगा, उससे सबसे छोटी बहर को आप उठाइए और जैसा सर ने कहा कि उसके तर्ज जी पे आप कुछ गुनगुनाइए, और 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, और वो लिख लीजिए आप उसके भार के साथ में, और उसमें लघु और जी दीर्घ को पहले से चिन्हित कर लीजिए, और फिर सारे के सारे उसी पैटर्न पे लिखते चले जाइए। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको खुद आश्चर्य होगा कि आपने पूरी की पूरी मानक गजल लिख ली है। जी बिल्कुल। और जी दादा सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने दिक्कत बताई थी कि कटे अक्षर वाली, बीच जी में जो आधा अक्षर आ रहा, समस्या ये उठाई थी आपने। तो बच्चों से ये बता दो कि जो अक्षर, अगर आधा अक्षर शुरुआत में आता है तो वो भारहीन रहेगा, अगर बीच हाँ, में आता है तो वो मात्रा वाला रहेगा। अच्छा। हाँ, कोई अगर आपको जैसे कोई लिखना। मेरा प्यार, उदाहरण जैसे मिलेगा दादा? प्यार, प्यार है, हाँ एक शब्द है प्यार, तो हाँ प्यार जी जो है सो आधा है, तो उसका कोई जी मात्रा नहीं होगा, या का मात्रा होगा, जी। हाँ, है ना। अगर प्यार शुरुआत में में या आता है तो र भारी। दो एक हो जाएगा वो। मेरे पास एक शब्द है शुरुआत जैसे दादा। सर सर ने हाँ कहा। मेरे पास एक शब्द है। हाँ, हाँ, मेरे पास एक शब्द है, स्वप्न। स्वप्न को हम क्या काउंट करेंगे? इसमें स्वप्न को सा, आधा आपका सा पहले स्वा भी जो है। है, जी हाँ, तो जो पहले वाला स्वा है, आधा सा जी है, वो जी भारहीन हो जाएगा, उसका कोई मानी नहीं होगा। और जी। वप्न रह जाएगा, तो वप्न में वो वा के साथ वो आधा जुड़ गया है, वो दो हो जाएगा, और ना और ना अकेला रह जाएगा, एक वो हो एक। जाएगा, हाँ, 2 1 हो जाएगा वो। दो एक हो जाएगा। दो एक हो जाएगा, स्वा और ना। ठीक नहीं, ठीक आप ठीक, समझे बिल्कुल नहीं। ठीक है। जो 100 का आधा मात्रा है जी वो भारहीन हो गया, हाँ उसको छोड़ जी दीजिए। अब जी वप्न शब्द केवल रह गया, वप्न। तो व और प एक साथ है, तो जी। एक साथ है तो ये दीर्घ की मात्रा हो गई, 2 हो जाएगा। और न हाँ। अकेला रह जी गया है तो एक उसका हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा। ओके ओके। तो ओके। नवांकुर। जी जी बोले दादा। हाँ, नवांकुरों से कहिए कि वो लिखना ना रोके, लिखे बगैर डरे, और बहर बाद में सीख लेंगे, पहले वो लिख डालें, जो सिर्फ अंत में रदीफ रखें, और काफिया भी बहुत दिन के बाद आएगा समझ में। अब भाई साहब ने तो बताया 1,500 गजलें लिखी हैं, तो इनका तो कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। ये तो गिनीज बुक में इनका लिखा जाएगा, नाम आएगा। हमारी तो मान्यता के हमारे उस्ताद कहते थे कि 300 400 500 गजलें निकलने के बाद सबकी हवा निकल जाती है, फिर या तो वो रिपीटेशन करता है, या तो फिर कहाँ को फिर न्याय नहीं करता। लेकिन आपने 1,500 लिखी हैं, तो निश्चय ही है कि बड़ी मेहनत की होगी और बड़ा मसाला इकट्ठा किया होगा। हाँ, हाँ। रिपीटेशन नहीं है सर। हाँ, नहीं तो ऐसा है कि जैसे हमारे एक उस्ताद रहे, उन्होंने 1100 शेर खाली अकेले आंख पर कहे हैं। वाह। कहिए जी पूरी गजल सुना दें जिसमें आपके ओंठ आपस में मिलेंगे ही नहीं, और ऐसी गजल पढ़ी है कि जिसमें से पूरे गजलों के हर मिसरे में बगैर ओंठ में ओंठ मिलाए उच्चारण ही नहीं होगा। ये फन है, ये बाद में आएगा। जी। अभी हाँ, उनसे वो तो खैर कहिए बात है। कि, हाँ, अभी कहिए कि वो लिखें, बेधड़क लिखें, खाली जितने, और बहर भी बाद में सीखे कौन सी बहर पे लिख रहे हैं, जी पहले वो लिखें। कोई मिसरा उनके 5 7 10 शेरों में एक आधा मिसरा बेबहरा हो जाएगा, तो न डरें, वो समझेंगे कि हाँ इसको जी कैसे फिट करें, अब नहीं आ रहा है, तो अपना भाव लिख दें। ये उनके उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं यहाँ पर ये लफ्ज नहीं, ये लफ्ज रखो तो बराबर हो जाएगा। ये शेर जी तुम्हारा लंगड़ा रहा है, अब इसके पाए बराबर हो गए। जी क्योंकि आजकल उस्ताद और शागिर्द का जमाना नहीं रहा, इसलिए जी उसको
स्वयं अपना उस्ताद बनना पड़ेगा, स्वयं अपना क्रिटिक बनना पड़ेगा, और वो जिससे प्रभावित हो उसके अशार ले ले और उसके अशार लेकर के लिखे तो पता लगेगा हाँ ये ठीक, हिम्मत आ जाएगी। राजीव जी, मैंने कहा है अगर किसी को दिक्कत होता है तो मैसेंजर पर मुझे कांटेक्ट करें। अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ समझ में आ रही है या फिर कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं अवेलेबल रहता हूं। अगर मुझे कांटेक्ट करें तो जहां तक मुझे आता है उतना तो मैं जरूर बता दूंगा उनको, नहीं आता है तो सीख करके बताऊं। मेरे गुरु तो आज के डेट से आप दोनों ही। बहुत बढ़िया बात पसंद आई झा साहब, आपको मैं बहुत सौ मुबारकबाद धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं। देखिए बहुत से लोग कह देते हैं कि ये कबूतर ठीक से नहीं बना है, लेकिन जो ठीक से कबूतर नहीं बना सकता उसको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये कबूतर का चित्र ठीक नहीं बना है। सही आदमी वही जो कह दे भैया तुम्हारा कबूतर ये नहीं ऐसे बनना चाहिए, और वैसा वो बना के दिखा दे। जी जी, वो वैसा कबूतर जैसा बच्चे ने बनाया उससे बेहतर कबूतर बना के दिखा दे। अगर वो दिखा नहीं सकता तो वो आलोचक है, वो इस्लाह देने लायक नहीं है आदमी। सही बात जी। आलोचना तो बहुत से लोग कर देंगे, यार तुम्हारी रोटी ठीक से नहीं बनी है, तुम्हारी ये पराठा ठीक से नहीं बना है, लेकिन उसको बेलन चलाना है, उसको हाथ हिलाना है, रोटी अपने आप बन जाएगी। सबसे सस्ता काम आलोचना ही है आजकल। सबसे सस्ता काम आलोचना ही है। और आजकल आलोचना आसान भी हो गई है कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपने फेसबुक वॉल पे जाना है और कुछ ना कुछ लिख देना है, किसी ना किसी के बारे में आलोचना कर देनी है। ये तो बहुत आसान हो गया आजकल, और दुनिया जान लेगी कि हाँ किसके बारे में आलोचना हुई है। ये सच्चाई है। उनको छोड़िए, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, आप किसी की जबान थोड़े पर, लेकिन जो कहीं ऐसा करते वो सीख नहीं सकते भाई साहब। सही बात है। हाँ, वो यही होगा कि ले आएंगे बाजार से कपड़े सिलाए हुए, वो फिर कुछ खुद नहीं लिख पाएंगे, वो दूसरों से लिखवाएंगे, और चाहे वो भीख मांग के लाएं चाहे खरीद के लाएं। दादा रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए। हाँ जी हुक्म। रिक्वेस्ट आ रही है, माया जी कह रही है कि सर अब दोबारा भी आना। अच्छी बात है, आ जाइए। आप जब अगला सेशन करेंगे तो आपको हम फिर से आमंत्रित करेंगे। और बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं कमेंट्स के अंदर। मैं शायद सबको नहीं पढ़ पाऊंगा, और सबने बहुत ही स्वागत किया है हमारी इस परिचर्चा का, जो हमने कोशिश करी है गजलनामा के प्रति गजल को एक सरल भाव में सिखाने की, और कोशिश हमारी जारी रहेगी। ये हमारा आज का पहला सत्र था। मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा जो भी हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश कुछ ना कुछ नया करने की रहती है, और हम कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा कार्यरत हैं। कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके से सरल भाषा में आप सबके समक्ष ला सकें। जैसा कि आज दोनों महानुभाव हमारे सामने बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे दादा ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आपको फलाईतून या फलाईतून नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको सरल भाषा में सीखिए। जैसे हम लोग मैथ में सीखते थे ना कि पंडित हर हर बोले, उस चीज को हम लोग आसानी में कर लेते थे, तो सेम आप उसको उस तरीके से कन्वर्ट कीजिए, पर सीखिए जरूर। और कोई अगर आपकी आलोचना करता है तो उस आलोचना को आप पॉजिटिव वे में लीजिए और आप लिखिए। कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लिखते रहिए, लेकिन लिखने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि भाव जो हैं आपके वो गायब हो जाएं। भाव अवश्य रहना चाहिए। आज की जो हमारी परिचर्चा रही, इससे मेरी सिर्फ एक समीक्षा निकलती है कि गजल सीखने के लिए जरूरी है आपको सर्वप्रथम आपके भाव नहीं मिटने चाहिए, दूसरी मात्रा का ज्ञान हो। मात्रा का ज्ञान कैसे होगा, आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सुनिएगा, आपको मात्रा का ज्ञान आपको अवश्य मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं अपने अगले सत्र के लिए, जो हम जल्दी ही उसकी एक डेट सुनिश्चित करेंगे और आप सबको बताएंगे। दूसरा है कि रुकन और अरकान की जानकारी हो। जो भी दादा ने समझाया कि आप उसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। रुकन और अरकान जो है ये भी आपका बहर का ही रूप है, मात्राओं का ही रूप है। उसी को उर्दू और फारसी में बता दिया गया है, बहुत लंबे लंबे शब्द दिए जाते हैं। तीसरा होता है कि बहरों का ज्ञान हो। तो बहरों का ज्ञान कैसे होगा वो हम आपको पेज पे पोस्ट कर देंगे, जो 32 प्रकार की बहरें हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप उस पर लिखना शुरू करें। अगला है
कि काफिया का ज्ञान हो और रदीफ का ज्ञान हो। तो काफिया और रदीफ के ज्ञान के लिए हमारे पटल पे गजलनामा चल रहा है। आप लोग आइए, लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मलय सर। आप देखिए, ये हमारा प्रथम प्रयास था और हमने सोचा कि लोग बाग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेकिन लोगों ने लिखा। और बहुत अच्छी बात ये रही कि ऊपर मेंशन किया था स्पेशल कि हमें लिखना नहीं आता है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा प्रथम प्रयास है। तो मैं उन सब के लिए ये मैं अपनी बहुत तरफ अच्छी से बात, मैं ये सबके बहुत लिए मैं अच्छी क्लैपिंग बात। करता हूं कि जिन्होंने लिखा है, कोशिश की है। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कोशिश की है और वो धीरे धीरे, मैं कहता हूं जैसे दादा ने बताया कि आप कोशिश कीजिए और आप जरूर लिखना सीखेंगे और लिखेंगे। बहर जो है, आप बहर से बाहर हैं तो धीरे धीरे आप बहर पे आएंगे। हाव रहेगा, रदीफ रहेगा, काफिया रहेगा तो बहर पे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप पढ़िए, गजलों को पढ़िए। पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 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 दादा ने बताया कि आप किससे प्रेरित हैं, तो आप एक प्रेरणा भी बनाइए कि आपने आज इसको पढ़ा है तो मुझे उसमें क्या अच्छा लगा, मैं उसको लेके मैं गजल लिखता हूँ। दादा सही कह रहा हूं मैं? तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी रही। लगभग 1 घंटे का सत्र हो चुका है। सभी लेट हो रहे हैं। आज हमारा भी कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ था। मैं आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूंगा। मलय सर, क्या एंड किया जाए प्रोग्राम का? वैसे हाँ करने का मन नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और और जो भी दिक्कत आती है, जितने भी हैं हमारे काव्य कुमुद जी के मंच में या किसी और मंच में है, सब एक परिवार की तरह है। जी अगर उनको कोई दिक्कत होती जी है तो निसंकोच वो मैसेंजर पे आ जी जाएं, जहां भी अवेलेबल होते हैं, और बताएं कि कहाँ दिक्कत। उसमें जी शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अगर सीखना जी उनको बिल्कुल है तो वो तो कहीं से सीखा जा सकता है। जो जानकार है उनसे हम ले सकते हैं, और उसका कोशिश करें, जी ईमानदारी से बिल्कुल कोशिश सही। करें। और असंभव कुछ नहीं है, कोई जी बिल्कुल एलियन आकर के गजल नहीं कहता है। सब हम ही लोग जैसे आदमी हैं जो गजल कहते हैं। सच्चाई है दादा, सच्चाई है एकदम। तो अभी तक के इस बार हमारे पास जितने भी प्रश्न आए थे लगभग हम उन सब के उत्तर कर चुके हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये, आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और जैसा कि मलय सर ने बोला कि लिखिए भी, ये कोई एलियन नहीं है। आप लिखेंगे, लिखना जरूर सीखेंगे और कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए। अभी इस बार हमारा जो गजलनामा समाप्त हुआ है 1 से 10 वाला, इसके परिणाम हम लोग जल्दी घोषित करेंगे और 2 या 3 दिनों में शायद आपके समक्ष इसके परिणाम आ जाएंगे। अगला गजलनामा हम लोग शायद 20 के आसपास से शुरू करेंगे। जैसा मलय सर आदेश देंगे उसी प्रकार से शुरू किया जाएगा। तो अगला सेशन जैसे ही होगा हम आपको जल्दी बताएंगे। इस सेशन में हमने आपको बेसिक जानकारी दी है। अगले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ उदाहरण के साथ में, कुछ गजलों के उदाहरण के साथ में हम लोग उस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेसिक तो हमने बता दिया। अब बारी आती है कि गजलों को लिखा किस प्रकार से जाए और किस तरीके से उसको बांधा जाए, किस तरीके से कहा जाए, किस तरीके से बांधा जाए। हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के अगले सेशन में आएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि लिखते रहिए, जुड़े रहिए काव्य कुमुद से और हम सबको सराहना देते रहिए। और आज के जो हमारे दोनों सर कुछ अतिथिगण थे, कहेंगे, सबको दोनों को हाथ जोड़ के प्रणाम। सर कुछ कहने वाले हैं। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आग्रह स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो सर्वप्रथम आग्रह स्वीकारा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आप सबको प्रणाम करता ये हूँ, नमस्कार करता हूँ। मलय जी, जी दादा। सर आपके पास जो 32 बहरों की लिस्ट है जी, वो उदाहरण सहित है? वो अलग अलग है सर। एक तो पहले केवल लिस्ट है, लेकिन उदाहरण के नहीं लिए तो वो उसको अलग। मैं ऐसा करता हूँ कि 32 बहरों की मैं उदाहरण सहित लिस्ट भेज देता हूँ इनको। अरे तब तो बहुत अच्छा है दादा सर, ये, आप राजीव सर को दे दीजिए हाँ और राजीव सर जी उसको जी सर्कुलेट कर देंगे अपने काव्य कुमुद में। हाँ, वो तो और मैं भी अच्छी बात हो जाएगी। उदाहरण सहित दे देता हूँ। वाह, इससे बढ़िया बात क्या जी हो दादा, सकती है सर। ये बिल्कुल बढ़िया इससे रहेगा, ठीक तो है, ये बिल्कुल बढ़िया और भी रहेगा। आसानी, मैं आपसे बहुत बहुत जी बहुत आसानी हो जाएगी सीखने में तब। बोलिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा इसके लिए। ठीक है दादा। ठीक। चलिए प्रणाम फिर आज के लिए। आप सबको नमस्कार, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार लिखते नमस्कार रहिए। सभी पाठकों से यही निवेदन है, सभी लेखकों से यही निवेदन है। प्रणाम और नमस्कार। नमस्कार।